मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आज सदन में क्या कुछ हुआ। सूरज मोहन जी। बिल्कुल मनोज जी, आज 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र यानी कि मानसून सत्र का दूसरा दिन था। और जैसे कि पहले दिन हमने देखा था विशेष परिस्थिति में जो सदन की शुरुआत हुई, कल भी 2 विधेयक पारित हुए थे और आज भी 2 अहम विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिए गए। और आज हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो लद्दाख में एक विवाद उत्पन्न हुआ था भारत और चीन के मध्य, उसको लेकर भी वक्तव्य दिया था। मनोज जी, इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा की उड़ीसा से सांसद अपराजिता सारंगी जी। उनसे जानते हैं मैम, आज जो सदन में हुआ, अगर हम बात करें शुरुआत से, तो रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर जो विवाद हमारे पास जो LAC पर हुआ है उसको लेकर एक वक्तव्य दिया और अप्रैल से लेकर अब तक की जितनी गतिविधि हुई उसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया। आप क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, मैं कहूँगी। सत्र का दूसरा दिन काफ़ी लाभप्रद रहा और काफ़ी कुछ सूचना हमें दी गई और काफ़ी कुछ पूछने का मौका भी मिला सारे सांसदों को। और सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने भारत और चीन के बीच जो चल रहा है उसके बारे में हम सबके सामने में पूरी घटना की उपस्थापना की और अभी तक भारत की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और चीन का क्या रवैया रहा है, इस विषय में उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सविस्तार बताया। और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन ने कैप्चर किया हुआ है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना में किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इस समय हम सब भारतवासी, हम सब जो हमारे जवान हैं उनके साथ खड़े हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा लगा। सुबह सुबह बड़े सकारात्मक परिवेश में आज का काम शुरू हुआ। उसके बाद 2 ऑर्डिनेंस लाए गए। जो एक तो ऑर्डिनेंस था आपका संसद सदस्य पेंशन भत्ता और वेतन के बारे में, और वो भी उसे पारित किया गया। और उस विषय में जब बातचीत होने लगी तो बहुत सारे सांसदों ने जो MP लैड में कटौती हुई है उसके बारे में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसे पारित कर दिया गया क्योंकि MP लैड से अगर पैसे गए हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में अगर MP लैड को बंद किया गया और जो ओवरऑल एक कॉफर है, ओवरऑल एक 30% तो सैलरी कटी है और ओवरऑल जो कॉफर है उसमें अगर 2 साल का गया है MP लैड, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पदक्षेप है भारत सरकार की तरफ से। और जो एक और बिल जो आज पारित हुआ है, आवश्यक वस्तु एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, इसे 5 जून 2020 को इसे ऑर्डिनेंस में तब्दील किया गया था और अभी उसे हम लोगों ने बिल के आकार में उसको पारित किया, एक्ट आज बना है। और जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में आज सहमति मिली और स्टैंप मिला, स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला है लोकसभा का, और इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई और हम लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। बहुत ही लाभप्रद रहा। जिस तरह से विपक्ष के सांसदों का आरोप था कि जो आवश्यक वस्तु वाला संशोधन विधेयक आया कि किसान के हित में नहीं है और कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट है उसको लाभ पहुंचाने के लिए, तो आप क्या कहेंगी इसका? वैसे मंत्री ने और सत्ता पक्ष के सांसदों ने अच्छा खासा जवाब दिया है। देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा वो भित्तिहीन है, कहने से तो नहीं होगा ना, आधार होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। हमारे पास तथ्य है, भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास तथ्य है, हम तथ्य लेकर आ रहे हैं। देखिए, अब जितने भी इन्वेस्टमेंट होगा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर ये आ जाए, और दूसरी बात है कि एक लिबरलाइजेशन का माहौल हुआ, जो रेगुलेशन की बात हो रही थी उसे ढीला किया गया, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं, उनका जो क्लेरियन कॉल है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसी दिशा में यह कदम है। और मुझे लगता है कि कंज्यूमर और फार्मर के इंटरेस्ट के बीच में एक समन्वय सा आएगा। और अभी तक हम सिर्फ कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, अभी फार्मिंग कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइस रियलाइजेशन है फार्मर्स के लिए अच्छा होगा। दूसरा है कि जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की उसमें डेफिनेटली सुधार आएगा और एक ट्रेड सेक्टर में स्टेबिलिटी आएगी। तो कि बहुत ही अच्छा ऑर्डिनेंस था जो बिल में, जो एक्ट में तब्दील हुआ, जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ।
तो जैसे कि मैम बता रही हैं कि ये जो विधेयक था वो किसानों के और खासतौर से जो विदेशी जी। निवेश और निवेश को लिहाज से काफ़ी अहम रहा। मैम, लोकसभा टीवी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जी। और जी। तो जैसे मनोज जी, हमारी सांसदा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो दो विधेयक है काफ़ी अहम है, और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनका जो बयान था उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अभी हमारे साथ एक और सांसद जुड़ गए हैं, राजस्थान से सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, सूरज जी। पीपी चौधरी जी। और आपने आवश्यक हाँ जी मनोज जी। सूरज मोहन जी, मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 है और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो सदन ने आज लोकसभा ने पारित किए हैं, इन दोनों विधेयकों में क्या कुछ खास है? क्योंकि इन दोनों विधेयकों को लेकर विपक्ष ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, पर कोविड को देखते हुए जिस तरह से सदस्यों का वेतन भत्ते का बिल आया है वो खासा महत्वपूर्ण है। सांसद महोदय से जरा इसकी जानकारी भी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान से वरिष्ठ सांसद भाजपा के पीपी चौधरी हैं, मंत्री भी रहे हैं, और आज आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पर आप जो है मुख्य वक्ता रहे हैं जी। तो उन्हीं से जानते हैं। पहले मैं आपसे आपकी जो सांसदों के वेतन से जुड़ा हुआ विधेयक था उसी को लेकर मैं चौधरी साहब से बात करता हूँ। सर, ये बताइए, जो सांसदों के वेतन की कटौती का विधेयक आया वो कोरोना काल में जो विशेष आर्थिक ज़रूरत थी उसे पूरे करने के लिए और उस अवसर में लाया गया था, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं जिस तरह से आज सदन में चर्चा हुई है? देखिए, इसके बारे में पूरा सदन एक मत था। कोरोना के लिए सांसदों के वेतन से जो 30% की कटौती की, सबको स्वीकार्य है। प्रधानमंत्री जी अगर और बड़ा निर्णय लेता तो उसके लिए सभी सांसद ये तैयार है इसके लिए। तो इस मामले में जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को आगे आना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय, सरकार का निर्णय कि उनके सांसदों के वेतन से 30% काटने का जो आज बिल आया है वो स्वागत योग्य है और बहुत अच्छी बात है। सांसदों ने सभी पार्टी के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका वैसे तो स्वागत किया, लेकिन सबकी सांसद निधि के जो धन था उसको लेकर कुछ सवाल थे कि उसको शुरू कर दिया जाए, क्योंकि एक लोकसभा सांसद के पास वो एक राशि होती है जो वो आम लोगों में खर्च करते हैं। तो आप क्या कहेंगे उससे लेकर? देखिए, जहाँ तक MP लैड का 2021-22 का जो सस्पेंड हुआ है, कहने का मतलब वो उसमें PM केयर में गया है, तो वो भी हम भी जो हैं एरिया में खर्च करते हैं, लेकिन वो जो पूरे देश में यूनिफॉर्म और सही ढंग से हो सकता है कि हम उस हिसाब से नहीं जाता। तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि MP लैड का 2021-22 का, और निर्णय लेकर करके जो उसमें गया है सारा का सारा इस पूरे कोविड-19 के काम के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। हम स्वागत करते हैं इसका, इस निर्णय का। बिल्कुल। तो पीपी चौधरी जी जो संसद सदस्य के वेतन का उसका स्वागत करते हैं जो विधेयक पारित हुआ है, और अब इनसे बात करेंगे आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पर। उस पर ये मुख्य वक्ता रहे सदन में आज, और लगभग जो सारी चर्चा हुई, इस चर्चा के केंद्र में भी आपका नाम लगभग सभी सांसदों ने आज लिया है। तो सर, आप इस विधेयक के विषय में कुछ बताएं। देखिए, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ये मेरा मानना है कि ये एक गेम चेंजर है किसानों के लिए, कंज्यूमर के लिए। अब कंज्यूमर में कौन आते हैं? पूरा देश आ गया है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन, जनसंख्या आ गई, तो ये सबके लिए फ़ायदे का है और किसानों के लिए खास कर करके। और अगर हम देखें इसको, अब फ़ायदे की बात हम देखें कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 करीब 65 साल पहले बना था। देश आज़ाद होते ही उस समय सिचुएशन बहुत अलग थी। उस समय अनाज की शॉर्टेज थी, स्कैरसिटी थी, और उसमें जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह को रोकने के लिए उस समय ये एक्ट आया। उस समय इसकी ज़रूरत थी, लेकिन अब जो है जब देश आत्मनिर्भर हो गया, कहीं एसेंशियल कमोडिटीज़, कहीं अनाज के संबंध में, जैसे आप प्याज का लीजिए, आलू का लीजिए, अनाज का लीजिए, और उसके बाद में दूसरे जो हैं दाल का लीजिए, तेल का लीजिए, खाद्य तेल का लीजिए। तो इसमें जब आत्मनिर्भर हो गया है काफ़ी में, कुछ ज़रूर तेल जो है हम 60% बाहर से मंगाते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट पे निर्भर करता है, उसकी रेटें कोई यहाँ से करने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो सारी की सारी जो बात हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह में जो है, इसमें जो एक रेगुलेशन था लंबे समय से, एक रेगुलेटरी मेजर था, तो उसको रेगुलेट किया जाता था। रेगुलेट करने का मतलब ये होता कि उसमें उसका स्टॉक, उसकी प्राइसेस, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज, सारी की सारी चीज़ें। तो आप सोच के देखिए कि अब जो है आत्मनिर्भर देश होने लगा है,
तो अगर आप और इसको ज़्यादा रेगुलेट करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होगा और कंज्यूमर को भी होगा, क्योंकि जो प्री हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हैं वो तो किसान अपने प्रोडक्शन कर लेता है, तो प्री हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एक पार्ट हो गया। पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में किसान का प्रोडक्ट जो है, जब तक उस पर वैल्यू चेन नहीं होगी और वैल्यू चेन में उसमें पार्टिसिपेंट नहीं होंगे और वो फास्ट मूव नहीं करेगा, तब तक उसको किसान को जो है मिलेगा नहीं, क्योंकि एक बोटल नेक बना हुआ है। तो वो बोटल नेक जो है देश आज़ाद होने के बाद में लगातार बना हुआ था और इसीलिए देश का किसान परेशान है। तो इसको मैं पूरा इसको बता दूं, तो इसलिए इस बोटल नेक का अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा बोटल नेक था। प्री हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट में कोई बोटल नेक नहीं, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट में जो है वो बोटल नेक था। उस बोटल नेक को क्लियर करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच और दूरदृष्टि कि जब तक हम जो हैं इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, क्योंकि एक एग्री सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आता, खेती को फायदे का सौदा नहीं मानते। और पोस्ट हार्वेस्टिंग में तो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जब आपके रेगुलेशन है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपना वेयर हाउस बना के, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपना कोल्ड स्टोरेज बना के, और कोई भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी रेगुलेशन के तहत में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत में रेगुलेशन के तहत में कभी भी ऑर्डर जारी हो गया तो वो बर्बाद हो जाएगा इन्वेस्टर। तो अब इन्वेस्टर फ्री हैं, तो अब जो हैं प्रोडक्शन के बाद में आप उसको प्रोसेसर ले लीजिए, उसके बाद में पैकिंग ले लीजिए, उसके बाद में स्टोरेज ले लीजिए, उसके बाद में उसका सप्लाई ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, अब और एक्सपोर्टर ले लीजिए। यहाँ पर कहीं भी अब दिक्कत नहीं है, सारे फ्री है। तो नाउ देयर इज नो बोटल नेक। जब बोटल नेक नहीं होगा तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे किसान को फ़ायदा भी मिलेगा, और अगर उसमें किसान को फ़ायदे के साथ साथ उसमें जो कंज्यूमर हैं उसको भी फ़ायदा जाएगा। तो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हों, एक्सपोर्टर हों, प्रोसेसर हों, कंज्यूमर हों और चाहे किसान हो, तो सारे बेनिफिट्स इन सबको मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है ये गेम चेंजर है, क्योंकि पहले फार्मर्स की जो फसल जो थी काफ़ी वेस्ट हो जाती। अभी बड़ा जो आया था 2011-12 का 2014 की रेट के हिसाब से, उसमें करीब 93,000 करोड़ का एक साल का वेस्टेज है किसानों के, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल पेरिशेबल वेजिटेबल हैं उनका नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, वेयर हाउस नहीं थे। तो जब ये सारे कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस नहीं हैं तो वो कहाँ रखेगा, तो फिर बाद में प्राइसेस डाउन हो जाएगी। तो ये सोच जो है, इस बिल को तो स्वागत करना चाहिए सभी को कि इस तरह का बिल प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए, और मोदी जी ने इसके साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट दिया। क्योंकि ये अब जब अगर मान लो देश इस तरफ बढ़ रहा है कि हम रेगुलेशन से डीरेगुलेशन में जा रहे हैं, हम स्टॉक को जो है स्टॉक पे अब वो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस अगर जैसे वॉर हों, नेचुरल कैलेमिटीज़ हों, फेमिन हों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो, उसमें भी दिया हुआ है कि पेरिशेबल का अगर 100% राइज हो जाए और उसमें नॉन पेरिशेबल का 50% राइज होता है तो उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो उसमें 1 साल का और 5 साल का एवरेज लेके जो भी कम है उसके आधार पे जो है देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक रेट जो है वो ऑर्डर जारी कर देगा, रेगुलेट हो जाएगा। तो इसीलिए अब जो है एक विश्वास कायम होगा इन्वेस्टर में, और इन्वेस्टर आगे बढ़ कर के आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक एग्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, जब तक एग्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक कंज्यूमर को जो है फ़ायदा नहीं होगा, और प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब प्राइस स्टेबिलिटी भी रहेगी, तो कहने का मतलब है सबको फ़ायदा है इसमें। आप कह रहे हैं सबको फ़ायदा है सर, और मंत्री जी ने भी सदन में आश्वस्त किया था इससे निवेश भी बढ़ेगा और पूंजी विदेशी जो निवेश है वो भी आएगा। लेकिन विपक्ष का जो एक आरोप था वो कह रहे थे संघीय ढांचे के साथ कहीं ना कहीं, चूंकि कृषि जो है सामान्यतः राज्य का विषय होता है, ऐसे में संघीय ढांचे के साथ एक खिलवाड़ है। वैसे तो सदन में जवाब सरकार ने उसको दिया है, आप लोगों ने भी सही से दिया है, तो उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, संघीय ढांचे में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, लेकिन उसको रेगुलेट करने का जो है एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। ये कृषि से संबंधित, पोस्ट हार्वेस्टिंग में क्या कृषि से संबंधित है? अब हार्वेस्ट उसने, पोस्ट हार्वेस्ट उसने अपना
बेच दिया तो उसमें कृषि संबंध कुछ नहीं है। तो अभी इसके साथ में भी मैं और भी आपको बताना चाह रहा था कि 2 बिल बहुत महत्वपूर्ण और आए हैं। एक तो आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो प्री हार्वेस्टिंग से संबंधित हैं। दूसरा आया फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग के संबंधित जो है APMC मंडी के संबंध में जो है, उससे क्या है कि अगर माल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, किसान जो माल ले जाता 30 से 40 किलोमीटर पहले तो APMC मंडी उनके घर से दूर होती। दूसरा माल जाता तो बायर होते कम, सेलर होते ज़्यादा, उससे 3 से 5 दिन उसके मैन पावर ख़त्म हो जाते थे वहीं पे, और उसको इंतजार करना पड़ता था। और वहाँ पर उसकी बोली लगती थी, जैसे कि किसकी लगती बोली, जैसे कहते हैं ना दिवालिया जब हो जाता है तो घर की बोली लगती है, तो किसान इतनी मुश्किल से अनाज पैदा करता है, उसकी बोली लगती थी। और वहाँ बोली लग करके लिमिटेड लोग बोली लगा करके वो सेटल कर देते किसकी बोली ज़्यादा आई और उसमें उसको बेचना है। तो ये किसान के लिए बहुत ही विडम्बना थी। अब किसान जो हैं, जो ये एक्ट आया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का, बिजनेस एंड इसका कॉमर्स का, तो उसमें किसान अपने डोर स्टेप पे अपने घर के पास ही बेच सकता है। कोई भी जो है टेक्नोलॉजी के आधार पे ई-मार्केट भी हैं तो वहाँ बेच सकता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें वुमन हैं, हमारे ST हैं, SC हैं, जो वल्नरेबल फार्मर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको थोड़े से प्रोड्यूस के लिए बड़ा, जैसे 1 बोरी हुई, किसी के 2 बोरी हुई, तो उसको ट्रैक्टर लेके जाने की जरूरत नहीं, उसके घर पे ही वो माल बिक जाएगा। तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा और उनका फार्मर की कैटेगरी में वो लोग भी आ जाएंगे। नहीं तो मंडी में जो है हमने देखा वुमन जो हैं, SC ST के लोग बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच के समाज के जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, उसको भी फायदा मिलना चाहिए। दूसरा जो है प्री हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट आया है, क्योंकि मैं किसान, खुद किसान के परिवार से हूँ, खुद ने खेती की है, इसलिए किसान हूँ, इसलिए मैं सारी तकलीफ जानता हूँ। तो जैसे मेरे पास में, मैं किसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, बीज के लिए पैसा नहीं, जुताई के लिए पैसा नहीं, खेत जोतने के लिए नहीं, तो मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ किसी से और मुझे पता है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर मान लो अमुक है, अमाउंट है, उससे मुझे ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कोई कर लेती कंपनी आकर के आपके उपज जो हम खरीद लेंगे, तो मुझे तो सिक्योरिटी होगी। और कंपनियां वो जो खरीदेगी वो कि एक नहीं, एक में तो बफर स्टॉक हो रहा है, एक में कुछ नहीं हो रहा है, एक में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे भी समय आया जब प्याज और टमाटर जो हैं लोगों ने हमारे राजस्थान में सड़कों पे फेंके थे, किसान करे क्या, उसके भाव ही नहीं मिलते, 1 रुपये किलो, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपये किलो आती है, तो 1 रुपये किलो में आप कैसे बेचें। तो कहने का मतलब है कि अगर वही कोल्ड स्टोरेज होते, ये सारा कुछ होता और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती, तो उसको जो कॉन्ट्रैक्टर को जो है उसको लेना पड़ता। अगर मान लो उसने 20 रुपये किलो का अगर मान लो भाव तय किया है, तो 20 रुपये किलो उसको लेना पड़ता। तो कहना है उससे किसान को जो है एक सिक्योरिटी हो जाए, इनकम की सिक्योरिटी हो जाती है। तो इसीलिए तीनों ये बिल जो हैं, चाहे एसेंशियल कमोडिटी का हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, और चाहे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का हो, इसका मंडी पे बेचने का, मंडी से बाहर बेचने का जो है, नोटिफाइड मंडी से बाहर बेचने का हो, तीनों बिल जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त बिल हैं। और 70% पॉपुलेशन जो गांव में रहती है उनके लिए तो, और इन वहाँ बहुत बड़ा असर आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका। और किसानों की हालत जो है, जो आज तक पिछले 70 साल से हम माली हालत देख रहे हैं, उस हालत से वो बाहर निकलेगा और मजबूत बनेगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद पीपी चौधरी। थैंक यू। तो मनोज जी, जैसे कि अभी जो भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीपी चौधरी थे, आज वो इस विधेयक पर मुख्य वक्ता भी थे, वो बता रहे थे कि जो ये विधेयक आज जो पारित हुआ वो और उसके साथ में 2 अध्यादेश हमने देखा था कल स्थापित हुए थे किसानों से लेकर, वो इन तीनों को मिलाकर उन्होंने बताया था कि किस तरह से उपभोक्ता, किसान और किसानों में भी जो एक वर्ग था जिसे SC ST और महिला, उसको भी जोड़ने का प्रयास और किसानी खेती को एक लाभ का व्यवसाय बनाने को लेकर उन्होंने कहा, उम्मीद जताई कि इन विधेयकों के पारित के होने की वजह से होगा। मनोज जी। सूरज मोहन जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वक्तव्य दिया है, भारत और चीन के बीच जिस तरह से खींचतान चल रही है, उसको लेकर जो वक्तव्य आज लोकसभा में उन्होंने दिया, उसको लेकर सदन का माहौल कैसा था, आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस पार्टी, सदन के बाहर कुछ तरह के सवाल उठाती है, सदन से क्या आवाज निकली? क्या एकता के सुर में विपक्ष खड़ा था सेना के साथ?
मनोज जी, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विषय पर जो चीन के साथ हमारा लद्दाख में गत दिनों से विवाद चल रहा था, अप्रैल से लेकर उसका सिलसिलेवार तरीके से उसे बताया, तकरीबन 15 से 20 मिनट का उनका वक्तव्य था। उसके बाद हमने देखा सदन में उनके जवाब के बाद, चूंकि ये स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर था, इसमें कोई सवाल जवाब होता नहीं है। अध्यक्ष जी ने साफ अपने अध्यक्ष पीठ से कहा था। उसके बावजूद कांग्रेस के सदस्य उत्तेजित थे और वो बार बार जो है नारेबाजी करने लगे थे। उसके बाद जब वो सदन से वॉकआउट कर गए, वैसे लेकिन एक तरह से चूंकि रक्षा मंत्री ने भी आह्वान किया था कि कोई देश है और चूंकि सेना का मनोबल बढ़ाना है तो सदन को एक आवाज में बात करनी चाहिए। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उसका वॉकआउट सवाल तो खड़े करता है। मनोज जी, चलिए सूरज मोहन जी, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सूरज मोहन झा जी हमारे